नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रकरण प्रश्न संग्रह 5 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रकरण प्रश्न संग्रह 5। ये है प्रकरण प्रश्न संग्रह 5। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुन करके लिखिए। यहाँ पे देखोगे विकल्प दिया गया ए बी सी डी। तो पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, जिस चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की सभी जोड़ियां सर्वांगसम हो तो उस चतुर्भुज का नाम क्या होगा। हमको इस तरीके से बोला गया, चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की सभी जोड़ियां सर्वांगसम है। कहने का क्या मतलब है, ये इसके सर्वांगसम है, ये वाला इसके सर्वांगसम है, ये इसके सर्वांगसम है, मतलब चार के चारों भुजाएं सर्वांगसम है, मतलब बराबर बराबर है। तो चार के चारों भुजाएं किस में बराबर होती है, पहला तो वर्ग में होता है। तो वर्ग तो हमको यहाँ पे दिया ही नहीं गया, हमको क्या दिया गया, आयत दिया गया, समांतर चतुर्भुज दिया गया, समलंब चतुर्भुज दिया गया और समचतुर्भुज दिया गया। देखोगे आयत में भी चारों भुजा बराबर नहीं होती, समांतर चतुर्भुज में भी बराबर नहीं होती है, समलंब चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर नहीं होती है, समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर हो सकती है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, समचतुर्भुज। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी समचतुर्भुज। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 करनी में 2 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिमिति कितनी होगी। तो यहाँ पे देखोगे हम लोगों ने एक वर्ग बना लिया है, वर्ग के बाद में यहाँ पे विकर्ण बना लिया है, इसकी लंबाई जो दी गई 12 करनी में 2 दी गई, ठीक है। तो हम लोगों को उसकी परिमिति ज्ञात करना है। यहाँ पे देखोगे जब भी इस तरीके से दिया रहता है तो वर्ग के जो कोण होते हैं वो कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो वर्ग की भुजाएं भी बराबर होती है, तो इसको भी x मान लिया और इसको भी x मान लिया। इसमें पाइथागोरस का सिद्धांत लगा करके हम लोग इसका पहले लंबाई निकाल लेंगे, उसके बाद में परिमिति निकालेंगे। तो इसको नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ पे सी और ये रहा हमारा डी, ठीक है। इस तरीके से दिया है तो हमको सबसे पहले भुजा की लंबाई निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर्ण क्या बन रहा है, बी डी बन रहा है ना। यहाँ पे लिखते हैं बी डी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग धन ए बी का वर्ग, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो बी डी कितना दिया गया है, 12 करनी में 2 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा यक्स का वर्ग धन ये हो जाएगा यक्स का वर्ग। तो ये हो जाएगा, देखो कि 12 का वर्ग कितना होता है 144 गुणे यहाँ पे करनी में 2 का वर्ग कितना होता है, ये हो जाएगा 2 बराबर ये हो जाएगा 2 यक्स का वर्ग। इस तरीके से आएगा। अब इसको कैसे करते हैं, देखोगे 144 में 2 का गुणा तो हो ही रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे 2 से गुणा हो रहा है तो इस साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा यक्स का वर्ग। तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो मतलब क्या आ गया, यक्स का वर्ग बराबर आ गया 144। तो ये x का मान कितना आ, तो x का मान आ जाएगा करनी में 144, तो ये हो जाएगा 12। तो x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसकी परिमिति निकालनी है, तो परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणे भुजा। परिमिति बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा। तो भुजा हमारा कितना आया है, देखो x का मान आया 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 सेंटीमीटर। हमारा उत्तर कौन सा बनेगा, सी 48 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आएगा, देखोगे हमारा उत्तर आ गया सी 48 सेंटीमीटर। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या बोला गया है, किसी समचतुर्भुज के सम्मुख कोणों के माप 2x अंश तथा 3x - 40 अंश हो तो x बराबर कितना हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे हम लोगों ने एक समचतुर्भुज बना लिया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, सम्मुख कोणों के माप दिया गया है। तो सम्मुख कोणों का माप क्या हो गया, मतलब ये वाला और ये वाला कोण। यहाँ पे ये हो जाएगा 2x अंश और ये क्या दिया गया है, 3x - 40 अंश, इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोगों को पता है समचतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, मतलब बराबर बराबर होते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2x अंश बराबर 3x - 40 अंश, इस तरीके से हमको दिया गया। तो देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3x - 40 बराबर 2x। देखोगे ये वाला इधर कर दिया, ये वाला इधर कर दिया, तो ये हो जाएगा 3x। अब ये देखोगे ये प्लस 2x हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा बराबर -40 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +40 हो जाएगा। अब देखोगे 3x - 2x हो गया तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 40, मीन्स हमारा x का मान कितना आ जाएगा, D 40। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, D 40 अंश।
आप लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, 2x बराबर 3x माइनस 40, ऐसा है ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2x और यहाँ पे देखोगे प्लस 3x है ना, तो इस साइड जाएगा देखा जाएगा माइनस 3x हो जाएगा बराबर -40, और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा माइनस x बराबर -40, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 40। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, किसी आयत की संलग्न भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उस चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया, आयत को देखोगे हम लोगों ने आयत भी बना लिया, उसका एक विकर्ण भी बना लिया। अब क्या बोला गया है कि इसकी जो भुजाएं हैं 7 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, और ये हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। और क्या बोला गया, उसका ये वाला विकर्ण हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और यहाँ पे ये रहा हमारा डी। आयत बन गया ए बी सी डी। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आयत में जो कोण होते हैं वो कितने अंश के होते हैं, वो 90 अंश के होते हैं। जब 90 अंश का रहेगा तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके यहाँ पे ए सी का मान मतलब विकर्ण का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माना चतुर्भुज ए बी सी डी आयत है। और क्या हम लोग मानेंगे, देखोगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और 24 दिया गया है, तो ए बी मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर और बी सी 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और बी सी बराबर ये मानते हैं 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे त्रिभुज पकड़ते हैं, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 अंश है। क्यों 90 अंश हो जाएगा, आयत का कोण 90 अंश का होता है। इसका कारण लिखोगे, आयत के कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। जब देखोगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी 90 अंश का हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तभी तो लगेगा ना जब 90 अंश का हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या बन जाएगा, कर्ण का वर्ग। यहाँ पे कर्ण हमारे पास क्या दिया गया, देखोगे ए सी, यहाँ पे लिखेंगे ए सी का वर्ग बराबर ये हो जाएगा ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, यही बनेगा ना। इसी तरीके से आता है, ए सी तो हमको निकालना है भाई, वो इसका विकर्ण बन जाएगा। ए बी कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग धन ये हो जाएगा 24 का वर्ग। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49 और 24 का वर्ग होता है 576। तो 49 और 576 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। तो कहने का क्या मतलब है, हमारा ए सी का वर्ग आ गया 625। तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा करनी में 625, इसलिए ए सी बराबर आ जाएगा 625 किसका वर्ग है, 25 का, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, ए सी आ गया। ए सी क्या है, विकर्ण है। तो इसके उत्तर में लिखोगे, क्या पूछा गया, विकर्ण पूछा है ना, तो विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। कुछ इसी तरीके से बन जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमको घबराना नहीं है, सीधा सा यहाँ पे आयत का कोण 90 अंश का होता है। जब आयत का कोण 90 अंश का होगा तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या बोला गया है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें भी ऐसे करेंगे, देखोगे यहाँ पे वर्ग का भी जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। देखोगे वर्ग के विकर्ण की लंबाई हमको यहाँ पे दी गई है, तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया गया है, ये दिया गया 13, और इसकी भुजा की लंबाई बोला गया। तो हम लोगों को पता है कि वर्ग की भुजा की जो लंबाई होती है, ये वाली या ये वाली सब सेम होती है, तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेंगे। भाई वर्ग की जो भुजा होती है सब बराबर होती है। यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी और ये डी, इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना
चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। और हम लोग क्या मानेंगे, वर्ग की भुजा, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर, इसको क्या मान लेते हैं, यक्स सेंटीमीटर। और वर्ग का विकर्ण हमको दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का विकर्ण हमको दिया कितना है, 13 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखोगे, जब इसको इस तरीके से मान लेंगे तो कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर, ये आ जाएगा 90 अंश। क्यों आएगा, वर्ग का कोण है, वर्ग के कोण कितने होते हैं, 90 अंश के होते हैं। जब यहाँ पे वर्ग का कोण ए बी सी 90 अंश का हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, जब ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, इसी तरीके से आएगा ना, देखोगे ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो ये हो जाएगा ए सी हमको दिया गया है 13 का वर्ग बराबर ए बी हो जाएगा यक्स का वर्ग धन बी सी बी हो जाएगा यक्स का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स का वर्ग 2 यक्स का वर्ग, और यहाँ पे हो जाएगा 13 का वर्ग 169, 169 होता है। अभी देखोगे 2 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जगह तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 बटे में 2 बराबर यक्स का वर्ग। तो ये हो जाएगा यक्स का वर्ग बराबर 169 बटे में 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यक्स बराबर करनी में 169 बटे में 2। तो इसको यहाँ पे फिर से लिखते हैं, यक्स बराबर करनी में 169 बटे में 2। तो ये क्या बन जाएगा, यक्स बराबर 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, और 2 का वर्गमूल क्या होता है करनी में 2। यहाँ पे देखोगे ये क्या आ गया, यक्स का मान 13 बटे करनी में 2। तो हम लोगों को पता है कि करनी में 2 हरदम हर में नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यक्स बराबर 13 बटे करनी में 2 का परिमेयीकरण कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, करनी में 2 बटे में करनी में 2, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर, इसको एक साथ में गुणा करो, देखोगे 13 गुणे करनी में 2 और यहाँ पे करनी में 2 गुणे करनी में 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 गुणे करनी में 2 बटे में 2 हो जाएगा। देखोगे करनी में 2 का गुणा करते हैं तो 2 ही आता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये कटेगा क्या, देखोगे ये इससे कट जाएगा, कितने बार में, 6.5 बार में। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, 6.5 करनी में 2 सेंटीमीटर। ये आएगा हमारा उत्तर। तो इसके उत्तर में लिखोगे वर्ग के भुजा की लंबाई 6.5 करनी में 2 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें घबराना नहीं है, सिर्फ हमको ये बता देना है कि ये जो है 90 अंश का है। जब कोण ABC 90 अंश का हो जाएगा तो यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 13 बटे में करनी में 2। तो हमको पता है कि करनी में 2 हर में नहीं होता है, तो हम लोग किसका क्या करेंगे, परिमेयीकरण कर देंगे। तो परिमेयीकरण करेंगे तो करनी में 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 13 करनी में 2, तो ये 2 से ये 13 कट जाएगा 6.5 में। तो इसका उत्तर आ जाएगा 6.5 करनी में 2 सेंटीमीटर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात 3:4 है, उसकी परिमिति 112 सेंटीमीटर हो तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे क्या बोला गया है, समांतर चतुर्भुज। देखोगे हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, उसकी 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं A, B, C और ये D। ये बन गया हमारा समांतर चतुर्भुज। अब क्या बोला गया, 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात 3:4 है, मतलब ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 3x, मतलब AB हो जाएगा 3x और BC हो जाएगा 4x, इस तरीके से बन जाएगा।
अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब BC 4x है तो AD भी 4x होगा। क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सर्वांग होती है। और AB 3x है तो DC भी 3x हो जाएगा। इसमें भी वही रीजन आएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग होती है। और इसकी परिमिति 112 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चार के चारों भुजाओं का टोटल जो है 112 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमको चार के चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। देखोगे यहाँ पे जो संलग्न भुजा दिया गया है AB और BC, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB अनुपाते BC बराबर कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसलिए AB बराबर 3x सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर 4x सेंटीमीटर। तो उसके बाद में देखोगे ये AB और BC का आ गया, ठीक है। अब हमको CD और AD का भी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती है ना, होती है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए CD किसके बराबर आ जाएगी, AB के। CD बराबर AB बराबर 3x हो जाएगा, 3x सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या आएगा, AD तथा AD बराबर, AD किसके बराबर आ जाएगा, BC का मान कितना दिया गया, 4x सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखते हैं समांतर चतुर्भुज की परिमिति हमको कितना दिया गया है, 112 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज की परिमिति का मतलब क्या हो गया, चारों भुजाओं का योगफल। तो देखोगे AB धन BC धन CD धन AD, चारों भुजा आ गई बराबर, ये आ गया 112। यहाँ पे देखोगे AB हमने कितना माना है, 3x धन BC कितना है, 4x धन CD कितना है, 3x धन AD कितना है, 4x बराबर, ये हो जाएगा 112। कहने का क्या मतलब, AB 3x BC 4x CD 3x और AD 4x बराबर 112। अब इसको जोड़ दो तो देखोगे 4 3 7 3 10 10 4 14, ये हो जाएगा 14x बराबर 112। तो ये हो जाएगा x बराबर 112 बटे में 14। यहाँ पे देखोगे इसको ये कट करोगे कितने बार में आ जाएगा, 8 बार में आएगा। 14 8 112, तो x बराबर कितना हो गया, ये आ गया 8। अब क्या बोला गया है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो, मतलब सबका लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं AB बराबर, देखोगे AB को हमने क्या माना है, 3x है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 8, 3 8 कितना होता है, 24 सेंटीमीटर। तो इसलिए AB हमारा आ गया 24 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, BC निकालते हैं। तो BC बराबर कितना है, 4x है, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 8, 4 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, BC आ गया 32 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, CD निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं CD बराबर कितना है, 3x है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 8, 8 3 24, तो ये हो जाएगा CD बराबर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद में लास्ट में बचा है AD कितना है, AD है 4x, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 8, तो 8 चौक कितना होता है, 32 सेंटीमीटर। तो हमारा AD कितना आ जाएगा, AD भी आ गया 32 सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई हमारे पास आ गई है। इसमें ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले आकृति बना करके AB को 3x मान लो, BC को 4x मान लो, तो CD अपने आप 3x हो जाएगा और AD अपने आप 4x हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती है, बराबर होती है। बाद में चारों भुजाओं का टोटल 112 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख करके उसके बाद में डायरेक्ट इसको हल कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? सम चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण पी आर तथा विकर्ण क्यू एस की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 48 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज के भुजा पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हम लोगों ने एक सम चतुर्भुज बना लिया और इसका विकर्ण बना लिया है। तो देखोगे इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, ये आ गया उसका नाम। अब देखोगे पी आर, ये पूरा पी आर की लंबाई कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्यू एस, इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 48 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो हमको भुजा पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। जब यहाँ पे देखोगे भुजा पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम लोग यहाँ पे ना एक और बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ओ ना। जब ओ नाम दोगे तभी तो ये कोण आएगा ना, तभी तो ये इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लग सकता है। क्यों पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा? क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। जब लंब समद्विभाजित करते हैं तो मतलब यहाँ पे 90 अंश का आ जाएगा। इसी तरीके से बनेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना विकर्ण पी आर तथा विकर्ण क्यू एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो कहने का क्या मतलब है? देखो ये ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। अब हमको क्या बोला गया? क्यू एस और पी आर की लंबाई दिया गया है 20। यहाँ पे लिखते हैं पी आर बराबर 20 सेंटीमीटर तथा क्यू एस बराबर 48 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? लंब समद्विभाजक करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं लंब समद्विभाजित करते हैं का मतलब क्या हो गया? ये पहले आ गया 90 अंश का, और जो ओ क्यू का मान रहेगा वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसलिए लिखते हैं ओ क्यू बराबर आधा गुणे क्यू एस। तो देखोगे आधा गुणे क्यू एस कितना है? 48 है। अब इसको ये कट करेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 24। तो कहने का क्या मतलब है? ओ क्यू आ गया 24 सेंटीमीटर, ये आ गया है। अब उसके बाद में बचेगा क्या? देखोगे ओपी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा ओपी बराबर, ये किसका आधा होगा? देखोगे ओपी किसका आधा होगा? पी आर का। यहाँ पे लिखेंगे पी आर, तो ये हो जाएगा आधा गुणे पी आर कितना दिया गया है हमको? 20। तो ये यहाँ पे ये कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है? ओ पी आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अभी देखोगे कौन सा कोण 90 अंश का है? पी ओ क्यू। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में कोण पी ओ क्यू बराबर 90 अंश है। जब यहाँ पे 90 अंश है तो इसलिए त्रिभुज पी ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, ये से ऊपर लिख लेना। यहाँ पे देखोगे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण क्या बनेगा? पी क्यू। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा? पी क्यू। ये हो जाएगा पी क्यू का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग धन ओ क्यू का वर्ग, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखोगे पी क्यू तो निकालना ही है, तो ओ पी कितना है? यहाँ पे देखोगे 10 है, तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग धन ओ क्यू कितना है? 24 का
वर्ग, इस तरीके से हो जाएगा। तो 10 का वर्ग कितना होता है 100, धन 24 का वर्ग कितना होता है 576। तो ये कितना हो जाएगा 100 में 576 जोड़ोगे तो 676 हो जाएगा। अब यहाँ पे बताओ पी क्यू का वर्ग आ गया 676, तो ये हो जाएगा पी क्यू बराबर, ये किसका वर्गमूल है 676 किसका वर्गमूल है, ये हो जाएगा 26 का वर्गमूल हो जाएगा। ये हो जाएगा पी क्यू बराबर 26 सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, क्या पूछा गया, भुजा पी क्यू की लंबाई, भुजा पी क्यू की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। कहने का क्या मतलब है, हम लोगों को सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। जब लंब समद्विभाजित करते हैं तो ये वाला कोण कितना अंश का हो जाएगा 90 अंश का हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा 48 दिया गया है विकर्ण की लंबाई, तो ओ क्यू की लंबाई 24 हो जाएगी। और विकर्ण पी आर की लंबाई 20 दिया गया है, तो ओ पी की लंबाई हो जाएगी 10। जब यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 24 जब यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके हम लोग इसका उत्तर निकाल लेंगे। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, आयत पी क्यू आर एस के विकर्ण परस्पर बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि कोण क्यू एम आर बराबर 50 अंश तो कोण एम पी एस का माप ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने देखोगे यहाँ पे एक आयत बना लिया है और उसका विकर्ण भी बना लिया, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर और ये रहा यस। अब यहाँ पे क्या बोला गया, उसके विकर्ण जो है यम पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो ये रहा यम पे प्रतिच्छेदित करते हैं। तो हमको क्यू यम आर बराबर 50 दिया गया है। देखोगे क्यू यम आर ये दिया गया है 50 अंश का, और हमको किसका मान निकालना है यम पी एस। ध्यान से देखोगे यम पी एस कहाँ पे, यम पी एस मतलब ये वाला कोण हमको यहाँ पे ये निकालना है। तो अब ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखोगे ये जो 50 अंश है, तो ये तो 50 अंश आ जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, लेकिन ये कितने अंश का है ये तो हमको नहीं दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस आयत है, आयत है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे आयत के विकर्ण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। जब ये देखोगे आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, तो कौन कौन सा विकर्ण है, विकर्ण पी आर और विकर्ण क्यू एस। यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण पी आर बराबर विकर्ण क्यू एस। हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं पी आर बराबर क्यू एस। अब यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर तो देखोगे 1/2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, आधा गुणे पी आर बराबर आधा गुणे क्यू एस। अब यहाँ पे देखोगे आधा गुणे पी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एम लिख सकते हैं। इसलिए पी एम बराबर आधा गुणे क्यू एस को यस एम लिख सकते हैं, यस एम। इसका कारण क्या बनेगा, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, या तो आप लोगों को पता है करते हैं, ये इसका मेन कारण बन गया। ठीक है, तो पी एम बराबर क्या आ गया, यस एम आ गया। तो देखोगे पी एम और यहाँ पे यस एम ये बराबर आ गया है, तो देखोगे पी एम के ठीक सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, एम एस पी। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण एम एस पी बराबर, और यस एम के ठीक सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, एम पी एस, कोण एम पी एस। इसका कारण क्या बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से, समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से माना कोण
यम एस पी बराबर कोण यम पी एस बराबर यक्स अंश, इसको यक्स अंश मान लेते हैं। देखोगे यम एस पी और यम पी एस तो आ गया हमारे पास, मतलब यक्स अंश आ गया। अब ये वाला कोण हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण पी एम एस बराबर कोण क्यू एम आर। देखोगे पी एम एस जो है वो क्यू एम आर के बराबर है। ये किससे आ जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए कोण पी एम एस बराबर क्यू एम आर कितना दिया गया? 50 अंश। ये तो आ गया पी एम एस। अब यहाँ पे ये वाला त्रिभुज पकड़ते हैं। कौन सा? पी एम एस। त्रिभुज पी एम एस में देखोगे इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। इस तरीके से आ जाएगा। तीनों कोण है कौन सा? पहला है कोण पी एम एस। देखोगे पी एम एस फिर एम एस पी, कोण एम एस पी धन ये वाला कोण है एम पी एस, कोण एम पी एस बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। यहाँ पे देखोगे पी एम एस ये हमारे पास है 50 अंश धन एम एस पी और एम पी एस। देखोगे एम एस पी और एम पी एस को हमने यक्स माना है, तो ये हो जाएगा यक्स धन यक्स बराबर 180 हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 50 प्लस यक्स यक्स 2 यक्स बराबर ये हो गया 180। तो ये बन जाएगा 2 यक्स बराबर ये 50 प्लस हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 180 में से 50 माइनस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 130। तो ये हो जाएगा 2 यक्स बराबर 130। यक्स का मान कितना हो जाएगा? 130 बटे में 2 हो जाएगा, ये इससे कट गया, ये आ जाएगा 65। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 65 अंश। तो हमको क्या पूछा गया? कोण एम पी एस। कोण एम पी एस को हम लोगों ने क्या माना? यक्स माना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण एम पी एस बराबर यक्स अंश हमने माना है। तो ये कितना हो जाएगा? इसलिए कोण एम पी एस बराबर 65 अंश। यही आएगा हमारा उत्तर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। इसमें ध्यान से देखोगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये 50 अंश का दिया गया तो ये भी 50 अंश का हो जाएगा, और ये दोनों कोण सर्वांगसम सिद्ध कर देना। जब ये सर्वांगसम सिद्ध कर दोगे तो इसके कोण भी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे एम पी एस और एम एस पी यक्स अंश मान करके बाद में तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। ये फॉर्मूला लगा करके इसका मान हम लोग निकाल लेंगे। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। दोस्तों इसके आगे के जो सवाल है हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।